हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आप लोगों के लिए कुछ मैटर्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ आपकी तैयारी की स्ट्रेटजी पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और चूंकि ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों के साथ ये समस्याएं अक्सर हम सुन रहे हैं कि कैसे तैयारी किया जाए, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग तो पीछे की चीजें गायब हो जा रही हैं, कुछ एग्जाम में किस कंटेंट पर कितना फोकस किया जाए, कितना वर्क किया जाए, ये सारी बातें हैं। ठीक है, तो एक कंप्लीट स्ट्रेटजी पर अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज कि हम जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा 100% एफर्ट नहीं जा रहा है, ये आप ईमानदारी से समझिएगा। मैं ये सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेजॉरिटी यही है कि आपके अंदर वो डिवोशन नहीं है, वो सेक्रीफाइस नहीं है अपने काम के प्रति, वो लगन नहीं है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपको अपने मेहनत का प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग उस मैटर पर भी बात करेंगे कि हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि हमें जहां ऐसा लगता है पुनः सोचने के बाद कि जहां हम पहले थे वहीं पर फिर आ गए। ठीक, कुछ लगता ही नहीं है कि हमने आज 10 घंटा पढ़ा, 5 घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, तो उसके बाद फिर हम सोचने लगते तो लगता है कि कल भी वही स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, उस पर हम बात करेंगे। तो आइए, सबसे पहले आपको एग्जाम से रिलेटेड और आने वाला हमारे पास जो अमूमन सारे बच्चों का यही टारगेट होगा, जो भी एक दिवसीय परीक्षा दे रहे हैं, एनटीपीसी रेलवे पर मैक्सिमम लोग फोकस होंगे, तो हम थोड़ा सा उसी पर चर्चा करेंगे और फिर कुछ और बेसिक बातों पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम जिस पर बात करने जा रहे हैं कि हमें अपने मेहनत का या जितना हम पढ़ते हैं वो हमें पता कैसे नहीं क्यों नहीं चलता है कि हमने क्या पढ़ा क्यों नहीं पढ़ा। इसका सबसे पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो आपका है बिना प्लानिंग के पढ़ने बैठना। आपकी प्लानिंग में का वो पार्ट नहीं होता है कि आपको कल पढ़ना है या शाम में पढ़ना है, तो आप उस डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाते हैं। आप ये नहीं सोच करके जाते हैं कि हम आज शाम में मैथ्स पढ़ेंगे कि जीएस पढ़ेंगे कि इंग्लिश पढ़ेंगे कि हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ा रीजन है। हम बिना प्लान के, बिना प्लानिंग के अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो उस मेहनत की प्रोडक्टिविटी 0 होगी या 100% आप बात मान लीजिए। ठीक, अब क्या है, कब हमें समझ में आएगा कि उन चीजों को जो हम मेहनत की है उसका रिजल्ट या आपको प्रोग्रेस दिखेगा, तो अगर हमें कल जो भी चीजें पढ़ना है उसका पॉइंट नंबर 1 ये मैटर करता है। सबसे पहली बात जो ये है कि कल क्या पढ़ना है यह आज तय हो। ये सबसे बड़ा, जिस दिन अगर ये बात आप कर लेते हैं तो समझिए कि आपके प्रिपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और एक बड़ी समस्या का आप सॉल्यूशन ढूंढ लिए। कल क्या पढ़ना है उस पर हम आज तय कर लेंगे कि कल हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं या हम इस पर का समर्थन भी नहीं करते हैं कि हम एक रूटीन फॉलो करें। हाँ, डिसिप्लिन जरूर फॉलो करें, रूटीन की बात नहीं है। जब मन करेगा तब हम पढ़ेंगे और हमें क्या पढ़ना है ये पहले से मेरा तय है। ठीक है, डिसिप्लिन में रह करके, डिसिप्लिन का मतलब होता है कि अगर मुझे 2 घंटा पढ़ना है तो 2 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें कहीं से भी रत्ती भर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। उस 2 घंटा में कुछ भी आ जाए, हमें उस समय को सिर्फ और सिर्फ अपने लिए यूज करना है और किसी के लिए नहीं। तो कल क्या पढ़ना है उसका आज तय हो जाए कंटेंट। अब दूसरी बात, अगर हमें कल 2 बजे, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि कल 2 बजे मैथ्स पढ़ना है, आपने ये तय कर लिया कि कल 2 बजे मैथ्स पढ़ना है, तो सबसे पहली बात कि मैथ एक सब्जेक्ट है जो बहुत ब्रॉड है। यहां पर भी आपको सबसे पहले कल 2 बजे मैथ्स पढ़ना है, तो आज ये तय हो, ये आज क्लियर होना चाहिए आपके कंटेंट में कि कल मैथ्स में हमको मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में हमको केवल 2D पढ़ना है। इसका मतलब कि सब्जेक्ट के साथ कंटेंट भी पहले से ही तय हो कि हम पढ़ने बैठे तो सीधे हमारा जो गोल हो, जो हमारा कंसंट्रेशन हो, जो हमारा थॉट हो, वो सिर्फ उसी को ढूंढे, बाकी चीजें हमारे सामने दिखे ही ना।
ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट, और जिस दिन बच्चा आप ये काम करना शुरू कर देते हैं, आप यकीन मानिए आपको लगेगा कि आपने जो मेहनत किया है उस मेहनत का आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, ये हम नहीं करते हैं। दूसरी चीज, जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम कोई भी काम रेगुलर नहीं करते हैं, रेगुलर नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी आपके प्रिपरेशन का एक इंटरप्टेड पॉइंट है। मैंने अभी क्या कहा कि आप कितना ब्रिलियंट है या आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है पढ़ने में, इस कंपटीशन में कोई मैटर नहीं करता है। मैटर और मैटर सिर्फ ये करता है कि आप, अभी मैंने वर्ड बोला डिसिप्लिन, यही डिसिप्लिन बताता है कि आपके अंदर वो बात है कि नहीं जो एक कंपटीटर के लिए होना चाहिए। और वो क्या है डिसिप्लिन? तो आपको सबसे पहले, अगर मुझे 3 घंटा पढ़ना है तो 3 घंटा रोज पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मंडे को 3 घंटा पढ़ लिए और ट्यूसडे को चले गए मूवी देखने और फिर आ गए वेंसडे को और हमने कहा कि 2 घंटा इसका और 2 घंटा इसका, 4 घंटा इसी दिन पढ़ करके हम कवर कर लेंगे। बिल्कुल ये कभी संभव नहीं होगा और ये भी आपके फेल्योर का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। ठीक है, तो जो काम करिए वो रेगुलर करिए, कंसिस्टेंसी के साथ करिए, और क्या पढ़ना है कल उस पर आज डिसाइड कर लेना है। ठीक, अगर ये हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करते हैं तो वो सारी चीजें हमारे पास जो है आपको खुद लगने लगेगा कि डिफरेंसेस क्या है। दूसरी चीज, दूसरी बात, इस समय जो सबसे बड़ी समस्या ये है, हम अपने सब्जेक्ट की अब थोड़ा सा बात करेंगे कि जो सबसे बड़ी समस्या ये हमारे साथ है कि जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और इसी पर हम फोकस भी कर रहे हैं, एनटीपीसी 2024। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं एनटीपीसी 2024, तो आपको मालूम है कि इसमें 30 क्वेश्चंस मैथ्स के रहेंगे, 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के रहेंगे और 40 क्वेश्चंस जीएस के रहेंगे। ठीक है, ये सीबीटी 1 की मैं बात कर रहा हूं, सीबीटी 1। समस्या ये आ रही है कि आपको ड्यूरेशन मिलता है 90 मिनट्स। अब इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप किसी भी बोर्ड से, किसी भी जोन से एग्जाम फॉर्म अप्लाई किए हो और आप एनटीपीसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी है वो ये है कि 30, 60 और 40, 100 क्वेश्चन की तैयारी इस 90 मिनट में कैसे हो। 100 क्वेश्चन की तैयारी 90 मिनट में कैसे हो। अब मैटर यह है कि दुनिया में या भारत में कोई भी परीक्षाएं होती हैं, उस परीक्षा का पहला जो पॉइंट होता है, कभी भी एग्जाम ये नहीं कहता है कि मेरे एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तभी सिलेक्शन होगा। हर सिलेक्शन, हर रिजल्ट की एक बाउंड्री लाइन होती है, उस बाउंड्री लाइन को ही आपको टच करना होगा। और बाउंड्री लाइन क्या होती है कि अगर मैं ये कहता हूं कि 100 क्वेश्चन है, तो आप अगर इस 100 में से 75 से 80 टच कर जाते हैं, एकदम करेक्ट, 75 से 80 टच कर जाते हैं, तो कठिन से कठिन बोर्ड हो या आसान से आसान बोर्ड हो, किसी भी रीजन, किसी भी जोन से होंगे, वो हर जोन के लिए एक सेफ बाउंड्री होगा। मतलब कि आपको 100 क्वेश्चन है जरूर, लेकिन आपको काम करना है 80 क्वेश्चन पर। अब 80 क्वेश्चन ये आएगा कैसे, 75 से 80 हम टच कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास ये चीजें हैं। अब इसको अचीव करने का सबसे, अगर ये 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, ये 3 सब्जेक्ट का मतलब ये 2 अकेले सब्जेक्ट है और इसमें तो कई सब्जेक्ट हैं। तो अब यहां पर मैटर ये है कि इस जगह से हम 80 कैसे पहुंचे। ठीक, इस 80 तक पहुंचने में ये आपको योगदान बहुत कम करेगा, या इसका जितना भी आप मेहनत कर लो, इस पर आप 100% सिक्योर नहीं हो सकते हैं। बहुत आप स्ट्रांग जीएस की तैयारी होगा तो भी आप 40 में से, मुझे ऐसा लगता है कि 30 to 35 जाते जाते हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब कि जीएस को पढ़ना है, खूब रटना है, लेकिन चूंकि ये अथाह है, सागर है, इसमें कोई हमारे पास फिक्स नहीं है कि जो चीजें हम जान रहे हैं वो आएगा ही आएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि पिछले
रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथ में उसके इर्द गिर्द के कंटेंट को रटा जाए। ठीक, इसको पढ़ने के लिए आपके पास, जीएस को पढ़ने के लिए आप करंट अफेयर्स के साथ साथ रेलवे स्टैटिक जीके पर ज्यादा फोकस करता है, तो आप उन चीजों को कवर करेंगे। लेकिन इससे आप इस 80 को टच नहीं कर सकते हैं। सबसे जो स्कोरिंग मैटर होगा वो होगा मैथ्स और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग। अब बात आ गई कि अगर किसी बंदे को मैथ्स आता है तो वो 30 में 30 करेगा, रीजनिंग की प्रैक्टिस है तो वो 30 में से 28-27 कर जाएगा। ठीक है, अब इसके मैटर आता है कि हम इसमें 20-25 जाते जाते हमारा टाइम मैनेजमेंट फेल्योर हो जाता है ना। तो आपको इन 30 क्वेश्चन में से हमें स्ट्रेटजी क्या बनानी है, जो मैं आपको बता रहा हूं। आपकी जो प्लानिंग ये होनी चाहिए, प्लानिंग कि हमें इसमें से 25 से प्लस करना है, इसमें भी 25 प्लस करना है। अब मैटर आ गया कि अगर ये 25 प्लस करते हैं तो 25-25 50 हो गया। अभी चाहिए मुझे 25 से 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन। अब 25 से 30 क्वेश्चन में अगर हम इसके भरोसे रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं फिर डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जीएस कैसा पूछा है वो आपकी स्थिति के आधार पर आया है या नहीं है, जितना जिस पर आपने वर्क किया आया है या नहीं, ये अलग बात। मैथ में हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैथ आपने जो पढ़ा वो आया है कि नहीं, क्योंकि मैथ एक कंसेप्ट है और अगर उस कंसेप्ट की प्रैक्टिस की है, फॉर एग्जांपल अगर हम वर्क एंड टाइम अच्छे से पढ़ लिए हैं तो वर्क एंड टाइम का कोई भी सवाल आएगा तो हमें खुद उसको लगेगा हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हम जीएस में ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि हमने जो पढ़ा वो आ ही गया। ठीक है, तो यहां से अगर 25-25 हम करेंगे तो फिर ये 25 से 30 में थोड़ा सा रिस्क जोन हो जाएगा। तो मुझे कोशिश ऐसा करना है कि रीजनिंग जो है ये 28 क्वेश्चन हो जाए और मैथ्स 25 प्लस रहे। तो 25 और 28 करेंगे तो ये करीब करीब मतलब इन दोनों को मिला करके आपको 55 सवाल की प्रैक्टिस करनी है। और इस 55 सवाल को करने में आपको 60 से 65 मिनट का समय देना है, 60 से 65 मिनट का समय देना है। अब रही बात कि 60 से 65 मिनट में अगर आप 55 सवाल सही रिस्क नहीं लेना है। सबसे बड़ी बात, अगर एक भी सवाल पर थोड़ा सा भी अगर संदेह है या लग रहा है कि ये कैलकुलेटिव है, यहाँ पे टाइम कंज्यूम हो रहा है, रिस्क नहीं लेना, गलती नहीं करना है भाई, ये ध्यान रखिएगा। गलती लास्ट में 2-4 क्वेश्चन पर हम ले सकते हैं, लेकिन वो भी उन जगहों पर ले सकते हैं जहां पर 50-50 का मामला हो जाए, जहां पर 2 ऑप्शन हमेशा के लिए एलिमिनेट हो जाए, 2 में आपकी लड़ाई है, तब आप वहां पर रिस्क लीजिएगा। एकदम तुक्का कभी मत मारिएगा। क्वेश्चन ज्यादा काउंट कराने के लिए आप चक्कर में पड़ेंगे तो ये सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा, लेकिन रिजल्ट में आपका ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। गलती एकदम नहीं। जहां निगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम होते हैं उसका पहला मूल मंत्र ये होता है कि उन सवालों को हम कतई नहीं टच करेंगे जो हमें एकदम नहीं आता है। ठीक है, तो हमें 60 मिनट में ये 55 सवाल कर लेना है और बचे हुए 30 मिनट में अब जीएस पर वर्क करना है। और जीएस तो ऐसा है कि मालूम है तो ठीक, ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं। तो 30 मिनट में अगर आप जीएस पूरा देख ले रहे हैं और देखने के दौरान अगर आप 20 से 25 आपको 100% सिक्योर हो गया कि मेरा 20 से 25 जीएस हो गया, तो 55 इधर है और इधर 20 कर लेंगे तो भी 75 हो जाएगा और 25 कर लेंगे तो भी 75 हो जाएगा। अगर किसी बच्चे का खूब जीएस स्ट्रांग है और उसे लग गया कि नहीं मेरा तो 35 जीएस सही हो गया है, तो ठीक है, इसमें थोड़ा 19-20 होगा तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको 55 का टारगेट लेकर चलना ही चलना है। 50 to 55 टच करिए इसको और इधर 20 to 25 टच करिए, तो हमें लगता है कि ये आपकी चीजें आपको ये आराम से आप एनटीपीसी का सीबीटी 1 क्लियर कर लेंगे। ठीक है, यहां पर अब मैटर एक ये भी है कि मैथ सब लोग पढ़ रहा है, रीजनिंग सब पढ़ रहा है, लेकिन अब सब पढ़ रहा है तो सबको आता जरूर है, लेकिन सबको एग्जाम के अनुसार करने नहीं आता है। फर्क यही है। हमें भी मैथ आता है, आपको भी आता है, लेकिन हमें जितना रिक्वायरमेंट है एक क्वेश्चन को देने के लिए उतना टाइम, और आपको वो टाइम उससे कम आता है, तो इसका मतलब कि आपकी प्लानिंग सही है। यहाँ पे ज्ञान नहीं, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी ध्यान रखना है। तो सब लोग पढ़ रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका मेहनत कैसे डिफर होगा इस पर हमें काम करना है। ठीक है, और मुझे लगता है कि अभी आपके पास 80 से 90 दिन का समय है इसका सीबीटी 1 का एग्जाम होने के लिए। और इस 80 से 90 में अगर आप 5 से 6 घंटा रोज पढ़ने की आदत डाल लेते हैं
और ये ध्यान रखिएगा कि 5 से 6 घंटा अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं कॉपी और बुक के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सफिशिएंट है। इतना दिन आज से अगर काउंट करें तो भी, अगर पहले सोए हुए हैं आज भी अगर जग जाते हैं तो इतना सफिशिएंट है इसकी तैयारी के लिए। अगर इतना और इतना 5 से 6 घंटा रोज पढ़ लेते हैं तो एनटीपीसी आराम से क्रैक कर सकते हैं। बस आपका मेंटल स्टेटस, मेंटल हेल्थ अच्छा हो, कहने का मतलब कि आपको समझने की और सोचने की क्षमता ठीक है, पहले आप पढ़े हैं तो आप इतना समय पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है, आगे लास्ट आपको जो कंटेंट बताने जा रहे हैं, लास्ट चीज वो ये है कि मैथ्स और रीजनिंग, इसमें अगर हम कैसे स्पीड को कवर करें, स्पीड को, तो इसमें स्पीड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर एक ही मैटर है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और दूसरी चीज कि आपको इसमें 70% कैलकुलेशन विदाउट पेन करने की आदत डालना है। जिस दिन आप ये सीख जाते हैं 70% कैलकुलेशन बिना पेन के, बिना पेन का मतलब मेंटली। अब हमें एग्जांपल अगर आपको एक बताऊं कि अगर आपसे कहा गया कि 13 इंटू 14 क्या होगा, और कोई बच्चा अगर 13 इंटू 14 लिख लिया, तो समझिए जाइए कि आपके प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमियां हैं। अगर कहीं कैलकुलेशन में आ गया कि 19 इंटू 7 क्या होगा, और इसके लिए आप 19 और 7 ऐसे लिख लिए कॉपी पर, समझिए कि अभी आप बहुत पीछे उन लड़कों से जिनका अप्रोच और आपके अप्रोच का कोई तुलना ही नहीं है। आप भीड़ में ही अभी आप हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मुझे इस तरीके की बातें आती हैं, अब मैं आपसे कहूं कि 8, 12, 15, 16 और इसका अगर मुझे एलसीएम सोचना है, और इसके लिए हम अगर ये वाली लाइन अगर हम आदत में लिख लिए, तब इसका मतलब कि आप पीछे। ठीक है, तो ये खुद आपको बताएगा कि अभी आप क्यों पीछे जा रहे हैं, अभी आपका कैलकुलेशन क्यों नहीं बूस्ट हो रहा है, आपके साथ क्या दिक्कत है। मैंने जो बताया ये एक साइकोलॉजिकल बात है। ये अगर चीजें आप करते हैं तो इट मींस कि आपका स्पीड अभी उस लेवल पर नहीं है जैसी जरूरत है। इसके लिए सिंपली है कि आपको अच्छे से टेबल याद हो, किसका किसका, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 21 का, 23 का, 24 का, 25 का, 26 का, 27 का और 29 का। इतने नंबर का तो टेबल आपको अच्छे से याद हो। कम से कम आपको 50 तक स्क्वायर याद हो, 50 तक, और कम से कम 1 to 25 तक क्यूब याद हो। इतना आपको मालूम ही होना चाहिए, उसके बाद ही हम कहेंगे कि हमारा कैलकुलेशन कैसा है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें नहीं है, अगर हम आपसे कहते हैं कि 29 का स्क्वायर क्या होगा, और इसके लिए आप 29 गुणे 29 लिख करके करना सोच लिए, इट मींस कि अभी आप बहुत पीछे हैं। ये खुद हमें तय करना है कि हमारी स्पीड क्यों नहीं आगे बढ़ रही है। ये जितनी भी बातें मैं बताया हूं, अगर ये आपके साथ होता है तो अभी आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो जो मैंने बात बताया उसी पर आप वर्क करिए, पहले से डिसाइड कर लीजिए, धीरे धीरे ही पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए, और कल क्या पढ़ना है उसके लिए अभी सोच लीजिए, और उसके लिए एक कॉपी लीजिए और उस पर लिख लीजिए कि कल मुझे मैथ्स में परसेंटेज को कवर करना है, तो कल उस 2 घंटे में केवल और केवल परसेंटेज होगा। और एक पेपर रोज नहीं तो अल्टरनेट पर कंप्लीट सॉल्व करिए। मॉक टेस्ट एक हर अल्टरनेट सॉल्व करिए और उसका एनालिसिस करिए। 90 मिनट में अगर सॉल्व किए हैं तो 1 घंटा उसको एनालिसिस करने में भी दीजिए कि मैंने इस पेपर में कितना किया और क्यों ये गलत हुआ, इससे ज्यादा हो सकता था या नहीं हो सकता था, अगर गलती हुई तो क्यों गलती हुई, कितने क्वेश्चन तुक्का पे लगाए, कितना मुझे 100% आता था। ये सारी चीजें पर हम प्रैक्टिस के दौरान करेंगे। तो रोज एक मॉक टेस्ट पेपर हर अल्टरनेट पर सॉल्व करिए और उसका इवैल्यूएशन खुद करिए। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करिए, चीजें सुधर जाएंगी। लेकिन हाँ, रेगुलरिटी, फिर अल्टीमेट लास्ट में चलते चलते कि आप रोज जो काम कर रहे हैं, अगर धीरे धीरे अगर रोज काम करते हैं
तो निश्चित ये मेरी बात को मान लीजिए, एक दिन श्योर आप सफल होंगे, लेकिन डिसिप्लिन और रेगुलरिटी इस पर ध्यान रखिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर हम लोग। तब तक के लिए आप पढ़ाई को एक प्लान्ड वे में करिए। 3 महीना अभी रेलवे के लिए है, अभी एसबीआई में इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, अगर कोई मेरिटोरियस बच्चा होगा तो उस पर भी आप थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑप्शन बहुत है, आपके पास ऑप्शन ज्यादा है, और 2025 में बहुत सारी वैकेंसियां है, और ऑलमोस्ट सबका प्रिपरेशन एक ही इर्द गिर्द घूमता है। तो एक बार भाई मेहनत करके जो सेगमेंट है उन सारी चीजों को एसएससी का एक पैटर्न बना करके आप पढ़ लो, वो सारे एग्जाम के लिए काम देगा। चलिए, थैंक यू।